हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या हैं? कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो उसमें रिएक्टेंट जो है वो सीधा का सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिएक्टेंट के बाद बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट के बाद फाइनली बनता है प्रोडक्ट। हालांकि ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए बनेगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत कम टाइम के लिए बनेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्ट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओके। और जो इंटरमीडिएट है उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेबल हुआ इंटरमीडिएट तभी एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो इस वजह से इंटरमीडिएट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लगे कि ओके ये वाला स्टेबल है तो ये स्टेबल प्रोडक्ट देगा हमें, ओके। तो अब कितनी तरह के होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो हमें पता होना चाहिए। देखो, एक तो होता है कार्बोकेटायन, इसको हम पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। तो अभी आप सिर्फ अपने ये नाम देख लो कि क्या क्या है, बाकी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोकेटायन। दूसरा होता है कार्बोएनायन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थर्ड इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। उससे नेक्स्ट है कार्बीन या फिर नाइट्रीन। ये एक ही चीज़ के नाम नहीं है, बट ये दोनों सिमिलर से होते हैं, इसलिए इनको हम साथ में ही कवर करेंगे, ठीक है। फिफ्थ इज बेंजाइन, ओके। तो ये जो सारे क्या हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तब हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे रिएक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आज जो हमारा काम है वो है कार्बोकेटायन पढ़ना, ठीक है, ओके। तो मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप चाहे IIT जैम के लिए प्रिपेयर करो या गेट या नेट के लिए, कार्बोकेटायन और मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना, ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में आती ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप BSc स्टूडेंट है या फिर MSc स्टूडेंट है या फिर IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर गेट या फिर CSIR नेट, आप मतलब किसी भी सिचुएशन में है ना इनमें से, तो आपके लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन नाम से क्या समझ आ रहा है हमें? केटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसका मतलब कार्बो मतलब कार्बन, तो इसका मतलब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, ओके। अब ये चार्ज कैसे आएगा कार्बन पे? सपोज करो ये है कार्बन और इसके साथ अटैच्ड है कोई एटम X। अब जो X है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो क्या बचेगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये X नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से बनता है कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन होते हैं टू टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन अधिकतर रिएक्शंस में हमें यही वाला देखने को मिलता है। एंड द अदर वन इज नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, ओके। तो जो क्लासिकल कार्बोकेटायन है उसमें क्या होता है कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। तो sp2 में ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके।
तो इसमें जो यहाँ पर कार्बन है वो 3 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहेगी। और ये p ऑर्बिटल उसका एम्प्टी रहता है कार्बन का, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे हैं sp2 हाइब्रिड। और ये क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास वो यहाँ पर है 6, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट इसका कार्बोकेटाइन का कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसका मतलब ये है कि कोई स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन्स देती है कार्बोकेटाइन को तो ये बहुत रेडिली उस स्पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये चाहते हैं कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इनके पास आए ताकि इनका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो पाए, ठीक है। इस वजह से कार्बोकेटाइन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट ये है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑल आर पेयर्ड। ओके, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, बॉन्ड्स में है। तो इस वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब ये है कि ESR इनएक्टिव। ESR इनएक्टिव क्योंकि ESR एक्टिव होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो कार्बोकेटाइन के पास है नहीं, तो इस वजह से ये ESR इनएक्टिव रहेगा। अब हम देखते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बोकेटाइन की वो sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। देखते हैं कैसे रहेगा। ये 3 बॉन्ड तो ऐसे बनाए हुए होंगे और जो 4th बॉन्ड है ये कोई सिग्मा या पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लेता है कार्बन। शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन तीनों के बीच। ओके, ये जो है ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर क्यों, क्योंकि एक ये कार्बन है, एक ये और एक ये 3 सेंटर है। बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस बॉन्ड के, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर्ड हैं बिटवीन दीज 3 सेंटर्स। इस वजह से इस बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्लासिकल के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉन क्लासिकल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इस वजह से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, ये हमने देख लिया क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ये देखिए, अब हमें समझना है, पहले हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि मैंने अभी बताया कि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है वो C डबल बॉन्ड C भी दे सकता है और C सिंगल बॉन्ड C भी, या फिर हो सकता है C सिंगल बॉन्ड H से भी इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे कार्बोकेटाइन के पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये कैसे आएंगे ये हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, तो ये आप नेबरिंग देख रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रांसफ़र करेगा। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, सिग्मा टू p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो इसमें बनेगा क्या, रीअरेंज होकर ये बाकी स्ट्रक्चर तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर
ये बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया हो। और फिर इसका मतलब हम इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना सकते हैं, ये ऐसे बनेगी। ओके, तो ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक पाई डोनर रहेगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ देगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन बनेगी, वो इस तरह से बनेगी। सॉरी, ये डबल बॉन्ड तो हट गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। और दूसरी शेप कि ये बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, ये नीचे इसकी तरह, तो ये दूसरी इसकी शेप ऐसे बन सकती है, ये इस तरफ, ये ऐसे, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। तो इसको इक्विवेलेंट बनाते हुए हम टोटल कार्बोकेटायन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉन क्लासिकल को, कुछ ऐसे। ठीक है, तो जो ये पहला प्रोसेस हमने, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, पाई टू पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पाई बॉन्ड ने दिए हैं ना अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पाई टू पी ऑर्बिटल जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये फर्स्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा रूट। सिग्मा रूट क्यों बोला, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाने के लिए सिग्मा बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा रूट। वहीं जो सेकंड है इसको बोलते हैं पाई रूट, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये हमने देख लिया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब हम देखते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो क्लासिकल कार्बोकेटायन ये है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। क्योंकि टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये 3 डिग्री यानी कि टर्शरी कार्बन है, 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये जो है कार्बोकेटायन, इसका नाम है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक, बेंजीन के ऊपर जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, तो उस पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटायन है ना, इसलिए इसको बेंजिलिक कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब हमें पता कैसे लगा कि कार्बोकेटायन किसी रिएक्शन के बीच में बनता है। हमने C13 स्पेक्ट्रम लिया, यानी कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रम लिया। तो कार्बन 13 स्पेक्ट्रम जब देखा गया इस मॉलिक्यूल का, तो उसमें 2 पीक्स देखने को मिली, 47.5 ppm पे और 320.6 ppm पे। तो जो ये वाली पीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डाउनफील्ड है। डाउनफील्ड, अगर आपने कार्बन 13 NMR पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि डाउनफील्ड का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो बहुत ही डीशिल्डेड है। डीशिल्डेड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होगी। तो इससे हमें पता लगा कि इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है। तो ये हमें एविडेंस देता है कि ये वाला जो कार्बन है ना, इसकी आई होगी पीक 320.6 ppm पे। ऑल्सो जो 47.5 ppm पे आई है वो इन मिथाइल वाले कार्बन्स की होगी, क्योंकि ये तो डीशिल्डेड नहीं है, इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, इसलिए ये मिथाइल्स वाले जो कार्बन हैं उनकी 47.5 ppm पे पीक आई कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में। ओके, तो इससे हमें पता लगा कि एविडेंस कि कार्बोकेटायन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की तरफ। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ते हुए ना हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्टेबिलिटी को देखते हुए, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन,
नेक्स्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सब, इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। तो हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब टॉपिक्स को, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, एक सेकंड। ओके, तो ये जो फर्स्ट है एग्जाम्पल हमारा, इसमें हम देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन के साथ, जो कार्बोकेटायन है उसके साथ। अब हमें पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप है वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब होता है कि दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन के ऊपर है वो इंक्रीज होने लगेगी, इसका मतलब तो पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा। अब आपको पता है, आपको पता होगा ये तो कि मोर कंसनट्रेटेड चार्ज लेस स्टेबिलिटी। चार्ज कभी भी स्टेबल होने के लिए कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना कम कंसनट्रेटेड होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे इस तरफ आएगी कार्बन प्लस की तरफ, तो इसका प्लस चार्ज फेड होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है कार्बन प्लस की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप हैं कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बार हम फिर से लिखते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, सो नेट पॉजिटिव चार्ज reduced. So more stable carbocation, यहाँ से भी प्लस आई आ रहा है, यहाँ से भी प्लस आई, और यहाँ पर प्लस आई 3 टाइम्स। यहाँ पर सिर्फ 2 मिथाइल से आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर सिर्फ एक से ही। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो है ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम है इस वाले कार्बन पे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। ये हमने जो स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये कार्बन जो है ये यहाँ पे टर्शरी है कार्बोकेटाइन। टर्शरी क्यों, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच्ड है। जो प्लस चार्ज वाला कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये टर्शरी है। ये कौन सा है, सेकेंडरी, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। और ये कौन सा कार्बन है, ये है प्राइमरी। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होता है टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, वो हमने देख लिया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये कार्बन टर्शरी है या सेकेंडरी, टर्शरी है। ये कार्बन कैसा है, ये भी टर्शरी है, ये भी तो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है ना। तो अब यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे होता है कि ये कोई कार्बोकेटाइन है मान लीजिए, और यहाँ पर एक कार्बन है जिसके पास है हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन को देखने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन्स देखने होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच्ड हाइड्रोजन। अल्फा यानी कि कार्बन
ये कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जो है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ दे देगा इस बॉन्ड के पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड C, पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो गया कार्बन के पास, और यहाँ पर बस 2 H बन गए। और जो ये है H, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, इसके पास ही बैठा रहेगा, बट कोई बॉन्ड नहीं है इस कार्बन के बीच में और H के बीच में, क्योंकि दो जो वैलेंसी है कार्बन की 4 वो पूरी हो चुकी है। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर प्रोटॉन की फॉर्म में, उसके बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड खत्म हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन और वो जिस कार्बन से कनेक्टेड था उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो एक बात बताइए, अब ये एक हाइड्रोजन इस तरफ आया तो इस तरह से कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी आ सकता है इस तरफ, ये हाइड्रोजन भी आ सकता है, यानी कि 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास रहेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ही स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा। एक बार लिख लेते हैं सारी चीज़ों को कि मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके, अब ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। 3, 3 एंड 3, तीनों को जोड़ के कितने हुए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? आप मिथाइल के काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स को देखना होता है। अल्फा कार्बन कौन सा है? ये। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है। तो इसका मतलब 3 + 3 6। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? इधर ज़्यादा है अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जो हमने डबल बॉन्ड बनाया था ना, उनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी। इसको हम जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है इसको हम +H से शो करते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ अभी कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको लिखेंगे +I इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम बात कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लिखेंगे +H। मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लिखेंगे +M। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अब इनका मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं, 9 हैं, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए फर्स्ट वन इज़ मोर स्टेबल देन द सेकंड। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने ये आंसर पहले ही, आप यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। यहाँ क्या हुआ है कि दोनों ही टर्शरी हैं। ये जो D है ये क्या है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, आइसोटोप ड्यूटेरियम D। ओके, तो दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन भी सेम ही है, इसके पास उतने ही ड्यूटेरियम है जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है, और दोनों ही टर्शरी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? इसके लिए जो आपको पता होना चाहिए वो है आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। ये क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है ना, इंडक्टिव इफ़ेक्ट +I, वो CD3 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CH3। हम इनको नेम दे लेते हैं, ये है मोलिक्यूल 1 और ये 2। तो CD3 का
प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब CD3 जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये कार्बन का प्लस चार्ज जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें ना, तो हमें लगता है कि आंसर तो आएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड। ओके, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स भी तो हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हम क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ से देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब CD जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर होता है, स्ट्रोंगर देन CH। इस वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रोंग है, इस वजह से जो हम डबल बॉन्ड बना रहे थे इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से देके, अगर ये स्ट्रोंग बॉन्ड है तो ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। ये कैनोनिकल फॉर्म इसकी क्या बनती है, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करते हैं तो इस तरह से कुछ होना चाहिए, यानी कि जो बीच में बॉन्ड है कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में, इसको टूटना होता है प्रोसेस के दौरान। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रोंग हुआ तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं, अगर जल्दी से टूटेगा नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इफेक्टिव होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि CD बॉन्ड स्ट्रोंग होने की वजह से यहाँ पर लेस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कम हुआ तो इसका मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इससे इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि फर्स्ट वन इज़ मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि पहले में CH बॉन्ड है वो वीक है, जल्दी से टूट जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाएगा, तो पहला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात माने तो आंसर ये आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात माने तो आंसर ये आता है। इससे भाई हम तो हो गए कंफ्यूज। अब हम क्या करें, हमें पता है क्या करना है। अब हम ये ऑर्डर याद कर लेंगे, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में आप एक किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रोंग होता है या हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे क्या लिखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा होगा ये। ठीक है, फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकंड, तो यहाँ पर हम ऐसे साइन लगा देंगे, पहले वाला ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप को लिया गया, ड्यूटेरियम को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऑर्डर जो है ना, ये आप बिल्कुल याद कर लेना। इसमें और भी बाकी चीज़ें भी लिखी है कि एरोमेटिक, मीज़ोमेरिक, ये मीज़ोमेरिक अभी हम पढ़ेंगे, इंडक्टिव हम पढ़ चुके। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अगर कोई कार्बोकेटाइन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आप इंडक्टिव, मीज़ोमेरिक सबको नेग्लेक्ट करके सीधा ये देखेंगे कि जो जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसमें कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, और अगर एंटी एरोमेटिक हुआ तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। अगर कोई कार्बोकेटाइन ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक है, फिर चाहे उसके ऊपर प्लस M लग रहा हो, प्लस I लग रहा हो, चाहे वो टर्शरी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद कर लेना है ठीक से। ओके, आगे चलते हैं। देखो, कुछ कार्बोकेटाइन जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। इनको पढ़ने के लिए हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम, क्योंकि अब तक हमने जितने भी कार्बोकेटाइन्स की बात की सब में सिंगल बॉन्ड ही था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो था ही नहीं, अनसैचुरेशन तो था ही नहीं। तो अब हम ये देखेंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब जो ये कार्बोकेटाइन्स हैं इनमें एक अलग बात है। अलग क्या है कि जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो sp, यहाँ पर क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कार्बोकेटाइन जो है वो तो हमेशा sp2 ही रहता है, लेकिन जिससे जो इसके एडजेसेंट,
तो हम ये जो कार्बोकेटायंस देख रहे हैं इनमें एक अलग बात देखने को है। वो क्या है कि कार्बोकेटायन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp है, यहाँ पर sp2, यहाँ भी sp2। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो नॉर्मल कार्बोकेटायन होते हैं, सैचुरेटेड कार्बोकेटायन, उनमें जो ये कार्बन होता है कार्बोकेटायन के एडजेसेंट वाला, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना होता है? s करेक्टर इज 25%। ओके, आई होप आपको निकालना आता होगा, वरना हम इनऑर्गेनिक जब करेंगे ना तब देखेंगे ये सब। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है? 50% एस करेक्टर। ओके, एंड यहाँ पर कितना होगा? 30%। यहाँ पे sp2 है तो 30%। अब आपको एक बात जो पता होनी चाहिए वो ये कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन वाली शेल होती है, इलेक्ट्रॉन शेल, वो सबसे पहले कौन सी आती है? s, उसके बाद p, फिर d और उसके बाद f। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि s शेल जो है वो सबसे नज़दीक होती है न्यूक्लियस के। इसकी वजह से जो s शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगली पुल्ड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, बहुत ज़्यादा हाईली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो हाईली बाउंडेड जब इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से हमें एस शेल जो सब शेल जो होती है, सॉरी शेल होती है वो, तो इस वजह से एस जो शेल होती है हमारी वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत टाइटली बाउंड करके रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बाउंड है बहुत टाइटली, तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन का प्लस चार्ज जो है ना ये और भी इंटेंसिफाई हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास पहले से भी कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, बट अब और भी कमी है क्योंकि ये कार्बन वाला अपनी इतनी टाइटली बाउंड है कि इस वजह से फिर ये क्या हुआ? अनस्टेबल कार्बोकेटायन। अनस्टेबल क्यों हुआ? अनस्टेबल क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। ओके, सेम इज़ द केस हेयर। अब यहाँ पर 30% है, इस वजह से अनस्टेबल तो ये भी है क्योंकि यहाँ पर भी 30% काफ़ी ज़्यादा है एस करेक्टर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत टाइटली बाउंड करके रखता है, तो ये भी अनस्टेबल। बट क्योंकि हम देखें यहाँ पर 25% होता है, सबसे कम होता है, तो ये भी अनस्टेबल होता है, ये कार्बोकेटायन भी अनस्टेबल होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड। यहाँ पर भी sp2 है इसलिए ये भी अनस्टेबल है। आपको ना ये बात समझनी होगी, मैं यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एटम है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ऑक्सीजन के ऊपर मान लीजिए प्लस चार्ज हो, स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा, फ्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में ही रहेगा। तो इस वजह से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम तो वो प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो प्रीफर करते हैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर हम लिखें तो sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है, ये sp2 एंड यहाँ पे sp3। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ओके, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज ये रख लेगा अपने ऊपर। ठीक है, ये sp के लिए है, ये दोनों बातें, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। इसके अंदर क्या है, इसको देखने से पहले आपको पता होना चाहिए मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है
कि कार्बोकेटायन से एडजेसेंट कार्बन पे, कार्बोकेटायन के जो एडजेसेंट कार्बन होता है वहाँ से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर अगर प्रेजेंट हों तो वो कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज। एक बार फिर से देखते हैं कि कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड है या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर है तो उस वजह से कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है। अब यहाँ पर क्यों बनता है स्टेबल, यहाँ पर हम देखते हैं। ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पर ये एडजेसेंट कार्बन है, उस पर पाई बॉन्ड है, तो होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हम क्या लिखेंगे, पाई टू पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या बनेगी, ये ऐसे, ये यहाँ, ये प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है, क्योंकि प्लस चार्ज एक बार यहाँ था फिर यहाँ पे आ गया, इसलिए हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने पहले ही देखा था कि चार्ज कंसनट्रेटेड अगर चार्ज हुआ तो उसका मतलब होता है अनस्टेबिलिटी, और अगर चार्ज हुआ डीलोकलाइज्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, लोकलाइज्ड, तो इसका मतलब होता है स्टेबल होती है वो स्पीसी। तो ये चार्ज जो यहाँ पर ही कंसनट्रेटेड था ये इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया या इस तरह से, इस वजह से ये कार्बोकेटायन बहुत ही स्टेबल होता है। और इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये इफ़ेक्ट। हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था ना उसमें देखिए यहाँ पर मीज़ोमेरिक ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर पे है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई कार्बोकेटायन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर है तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है। ओके, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट है, ये कार्बोकेटायन है, इससे नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इससे क्या होगा, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ये डबल बॉन्ड ऐसे आया तो ये ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2। अब नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा, ये इधर, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे हो जाएगा CH2। अगेन नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऐसे, प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से, जो फिर हमने जो स्टार्टिंग में था ना, हमारा जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा लास्ट में, CH2+। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे रिंग पे डीलोकलाइज हो जाता है। इसकी कितनी सारी कैनोनिकल फॉर्म्स बनी, 1 2 3 एंड 4, ये तो फर्स्ट वाले जैसा ही है, तो 4 कैनोनिकल फॉर्म्स हो गई। इसलिए ये जो कार्बोकेटायन है इसका नाम है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन ये स्टेबल होता है, क्यों होता है, ड्यू टू मीज़ोमेरिक इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं रेजोनेंस, इसको हम रेजोनेंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से शिफ्ट होना। ठीक है, अच्छा, ये जो कार्बोकेटायन देखा था ना हमने अभी, इसको बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोकेटायन। एलाइलिक का जो मतलब होता है आप लिख लीजिए, एलाइलिक का मतलब होता है नेक्स्ट टू कार्बोकेटायन,
नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे था ना कार्बोकेटायन, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन। और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, क्योंकि ये जो पोजीशन है ना कार्बन की, इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, ये बेंजीन, इससे नेक्स्ट कार्बन की पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। इस पे अगर कार्बोकेटायन हो तो हम उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। अब ये देखो, ये अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल जाए, अब दोनों के अंदर ही मीज़ोमेरिक इफेक्ट है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट तो दोनों में ही है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक? अब आपको देखना है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म्स, जो यहाँ पर हमने रेजोनेंस से ड्रॉ किए ना, कि कितनी जगह पे प्लस चार्ज आया, कि कितनी सारी स्ट्रक्चर्स बनी। जितनी ज़्यादा इक्विवेलेंट फॉर्म्स होंगी, जितनी ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स पे हम इनको बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, मोर कैनोनिकल फॉर्म्स, मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन। ओके, तो कैनोनिकल फॉर्म्स अगर हम देखें तो इसमें तो सिर्फ दो ही बनी थी, एलाइलिक में तो एक डबल बॉन्ड या तो इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, बट बेंजाइलिक में कई सारी बनी हैं, 4 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ओके, अब ये देखिए, ये सारे ही बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हैं। इनमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर बेंजीन के, ये इस कार्बोकेटायन के पैरा पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पर NO2। अब यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए कि OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये यहाँ पर अपने जो लोन पेयर है ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन रिंग, इंक्रीज ऑन रिंग। अब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये इस तरफ कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड इस तरफ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से कार्बोकेटायन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कार्बोकेटायन भी स्टेबिलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में बेंजीन के ऊपर पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो इट विल स्टेबिलाइज द कार्बोकेटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा कार्बोकेटायन की तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन रिंग एंड देन स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर CH3 क्या शो कर रहा है, प्लस I शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑल्सो ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, तो ये अपने अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, प्लस H भी हो रहा है। बट हमने क्या देखा कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लस H। तो जो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब शिफ्ट होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है रिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना OH, इसको हम प्लस M बोलते हैं। ठीक है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर भी इंक्रीज तो हो ही रही है इन दोनों की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है एंड स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ अच्छा, इस वजह से मीज़ोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट करता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा इन दोनों में। लेकिन ये जो थर्ड है, यहाँ पर NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है थ्रू -M। मीज़ोमेरिक के आगे अगर माइनस लगा दिया गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो अगर विड्रॉ कर रहा है तो अरे ये पॉजिटिव चार्ज को तो और भी ज़्यादा इंटेंस कर देगा। इस तरफ कार्बोकेटायन के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, ऊपर से NO2 तो इलेक्ट्रॉन्स को और भी अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन रिंग,
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इंटेंसिफाइज, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, इससे क्या होगा, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। या फिर हम ना अनस्टेबल की जगह लीस्ट स्टेबल लिखे, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन में हम बात करते हैं कि इन तीनों में से लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये हम इस तरह से साइन लगा देंगे, सबसे कम स्टेबल है ये वाला, फिर ये और फिर ये। इससे हमें एक कॉन्सेप्ट भी समझ आता है। तो हम इनके नीचे आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and stabilize the carbocation, stabilize the carbocation। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड अनस्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो है प्रेजेंस ऑफ हीट्रो एटम बियरिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एडजेसेंट टू कार्बोकेटायन। अब तक हमने देखा था एडजेसेंट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, ये कार्बोकेटायन है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। अब हम देखेंगे कि अगर हीट्रो एटम है तो क्या होगा। अब ये हीट्रो एटम कौन कौन से हो सकते हैं, इनके पास लोन पेयर होना चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बोला गया है, यानी कि लोन पेयर, लोन पेयर। मोस्टली ये होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हेलोजन, हेलोजन। ओके, इस एग्जांपल में देखिए। अच्छा, ये जो प्रेजेंस होती है ना, इसकी वजह से स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को स्टेबल करते हैं। अगर कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे कोई हीट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, तो फिर इसकी वजह से कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। नहीं, अपनी तरफ खींचेगा भी, बट वो होगा -I के थ्रू। एंड -I के बजाय जो +M है ना, मीज़ोमेरिक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मीज़ोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। कैसे शो करेगा, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर्स होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ऐसे शिफ्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट किए, प्लस चार्ज यहाँ पर कार्बन का ख़त्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। सिर्फ कार्बन के ऊपर कंसनट्रेटेड नहीं है, थोड़ा सा फैल रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसकी वजह से स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मीज़ोमेरिक। ये भी मीज़ोमेरिक इफेक्ट ही है, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या हेटेरो एटम के होने से जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो इसको मीज़ोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, ये कार्बोकेटायन स्टेबल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबल है। क्यों है स्टेबल, हाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके भी रखेगा, बट मीज़ोमेरिक इफेक्ट है जो इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है लोन पेयर, एडजेसेंट कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे है हीट्रो एटम बियरिंग लोन पेयर। तो इन लोन पेयर को ऑक्सीजन इस तरह से ट्रांसफ़र करेगा अपनी तरफ, इस बॉन्ड में। तो होगा क्या, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, बट ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। इससे क्या हो रहा है, अगेन चार्ज डीलोकलाइजेशन,
ठीक है। एंड स्टेबल कार्बोकेटायन, ये किसके थ्रू हो रहा है, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, अब हमने मेसोमेरिक देख ही लिया, तो आप इन तीनों में बताइए कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, तीनों में ही मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी एंड इसके पास भी। अब हमें कैसे पता लगेगा, अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम साइज से ऐसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, फिर उससे कम ऑक्सीजन की, और फिर उससे कम नाइट्रोजन की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल में हो क्या रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो इन तीनों में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग दीज थ्री। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, बट इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इजीली दे देगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी देगा बट वो थोड़ा सा नखरे करके देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बंदा। फिर फ्लोरीन कहेगा भाई मैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं तो बड़े नखरे करूँगा, इतनी आसानी से थोड़ी ना दे दूँगा बट इतनी आसानी से नहीं दूंगा। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन थ्रू प्लस एम मोर इजीली कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो इसका मतलब ये प्लस चार्ज यहाँ से डिसअपियर होकर नाइट्रोजन पे आएगा, चार्ज इजीली डीलोकलाइज हो जाएगा, मोर इजीली चार्ज डीलोकलाइजेशन, चार्ज डीलोकलाइजेशन एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। आ गया है आपको समझ। तो इसका मतलब इसमें सबसे जल्दी डीलोकलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड सबसे टफ जो रहेगा मेसोमेरिक वो यहाँ पर होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से नखरे करके देगा, ठीक है। ओके, अब ये बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर हेटेरो एटम है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ तो कुछ और ही सिलसिला चल रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि तीनों में कौन कौन से इफेक्ट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेटेरो एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं नॉन बॉन्डिंग टू पी ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ट्रांसफ़र पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये है यहाँ पर कार्बन और ये है सिलिकॉन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। कैसे आते हैं इसमें पीरियड में, कार्बन सिलिकॉन इस तरह से ग्रुप में आते हैं ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, तो इस वजह से ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है और क्या बन जाता है, कुछ ऐसा। ओके, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेबलाइजेशन ज़्यादा इजीली होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा से पी ऑर्बिटल में। इसके लिए हमें पता होना चाहिए एनर्जी जब हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पर होता है नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है सिग्मा, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो किसी बॉन्ड में बंधे हुए ही नहीं है, वो बहुत लूजली
ऑर्बिटल्स में होते हैं एज लोन पेयर्स, वो बहुत जल्दी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो बड़ी जल्दी आसानी से मिजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जल्दी से स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वजह से एज़ कम्पेयर टू पाई ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन, इसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से होगा। हालांकि यहाँ पे अगर हम सिग्मा बॉन्ड को देखें तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है या पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, पता है हमें सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा जितनी आसानी से ये पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो इस वजह से होगा क्या कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथ देखें ना तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज़ मोर देन पाई, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे पी ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्ड इज़ मच स्ट्रोंगर, तो इस वजह से ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा इन तीनों में। आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमें देखना हो ना तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं और फिर पाई और फिर सिग्मा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ओके ये तो अभी हम एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन या बेंजाइलिक या फिर हीट्रो एटम प्रेजेंट हो बेयरिंग लोन पेयर लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजेंस जो हैं, तो इसकी वजह से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है इन तीनों ही केसेस में। फिर हमने क्या देखा कि हीट्रो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत रोल प्ले होता है कि नाइट्रोजन की सबसे कम है, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, इसके बेसिस पे। नेक्स्ट हमने ये देखा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जल्दी होता है क्योंकि वो लूजली बाउंड होते हैं, उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, देन पाई एंड देन सिग्मा। ये चीज़ें अब तक हमने देख ली। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा था कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, वो हम देखते हैं। एरोमेटिसिटी अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा ना तो आपको पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो हगल रूल को फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए और कई सारे रूल्स होते हैं, वो हम एरोमेटिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको जो जितने भी स्ट्रक्चर्स में दे रही हूँ ना, ये यहाँ पे बॉन्ड आएगा, इनमें सब प्लेनर तो हैं ही, आपको बस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे। तो अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसको डिटेल में आप एरोमेटिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर n=0 हम रखते हैं तो आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है एरोमेटिक। ओके यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई यानी कि एंटी एरोमेटिक, n=1 रखेंगे ना तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके तो हमने क्या लिखा था प्रायोरिटी ऑर्डर में, सबसे आगे क्या था एरोमेटिक, एंड सबसे लास्ट में क्या था एंटी एरोमेटिक। तो क्योंकि ये जो कंपाउंड हमने लिखा है ये है एंटी एरोमेटिक, इस वजह से ये लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें हो सकता है आपको एक कन्फ्यूज़न हो, आपको ऐसे लगे कि यहाँ पर तो एलाइलिक कार्बन है, ये तो यहाँ तो ऐसे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं देखना, सीधा एक बार अगर देख लिया एंटी एरोमेटिक है, लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एक जो मोलिक्यूल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन 7 मेंबर रिंग होती है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है।
ये भी एरोमेटिक सिस्टम होता है। क्यों है एरोमेटिक? क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल वाले फॉर्मूला में आप रख के देखिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n इज़ इक्वल टू हम 1 रख देते हैं तो टोटल कितने आएंगे, 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये एरोमेटिक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन कॉन्जुगेशन में होता है। कॉन्जुगेटेड विद कार्बोकेटायन, यहाँ वैसे हम लिखेंगे कार्बोकेटायन कॉन्जुगेटेड विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से वेरी स्टेबल होता है ये कार्बोकेटायन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस कार्बोकेटायन का नाम है ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। 3 फिनाइल है ना, तो ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पर क्या होता है ना, इसका आपको लगेगा कि ठीक है फिनाइल रिंग्स है तो अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल तो ये है, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं सारे फिनाइल्स को, तो आपको एक बात समझ आएगी, और वो ये एक बार लिख देते हैं, ये सेकंड फिनाइल रिंग एंड ये थर्ड। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी, और ये हाइड्रोजन। अब ये जो है हाइड्रोजन्स होते हैं ना, इन हाइड्रोजन्स के बीच में यहाँ पर रिपल्शन होता है, रिपल्शन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ये रिंग्स जो है ना, ये पूरा सिस्टम एक प्लेन में नहीं रहता। ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम एक प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा प्लेन में रहेगा ना तो इन हाइड्रोजन्स के बीच में बहुत रिपल्शन होता है। इस वजह से ये रिंग्स क्या करती हैं कि अपने आप को टिल्ट कर लेंगी, यानी कि ऐसे प्लेन में रहेंगी, थोड़ी सी प्लेन में नहीं रहेंगी, थोड़ी सी इस तरफ से उठ जाती है, ठीक है, ये भी इस तरफ से थोड़ी ऊपर आ जाएंगी, एंड ये भी। जैसे फ़ैन की पंखुड़ियाँ आपने देखी हैं, वो थोड़ी सी एक साइड से ऊपर उठी हुई होती हैं, एकदम सारी पंखुड़ियाँ एक प्लेन में नहीं होती। इसी तरह से इसकी शेप हो जाती है ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की। इस शेप को बोलते हैं प्रोपेलर शेप, प्रोपेलर शेप। तो आपको पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, वो प्रोपेलर शेप है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक प्लेन में नहीं है। ये कार्बन और सिर्फ ये तीनों कार्बन्स, कौन से वाले, ये तीनों कार्बन्स, ये बस ये सिस्टम एक प्लेन में है, इतना तो एक प्लेन में है। बाकी ये रिंग जो है ना, बाकी इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्विस्ट कर सकती है ना, तो ये ट्विस्ट कर जाएंगी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज प्रोपेलर शेप्ड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन रिपल्शन बिटवीन टू रिंग्स। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख के क्या लगता है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, तो ये तो स्टेबल होगा। यहाँ पर ही तो ट्विस्ट है। ये जो छुटकू सा कार्बोकेटायन दिख रहा है ना, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है छोटी सी, ये बड़े कमाल करती है। ये कार्बोकेटायन इससे भी, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। इस कार्बोकेटायन का नाम है साइक्लोप्रोपाइल रिंग है ना इसमें, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, और ये है बेंजाइलिक। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ये कार्बोकेटायन जो कि प्राइमरी ही है वो इतना स्टेबल हो गया? इसके लिए हमें ना इसकी स्ट्रक्चर देखनी होगी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये है टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, तो एक नॉर्मल sp3
नॉर्मल sp3 कार्बन जो है उसके बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल होता है 109.5, राइट। और यहाँ पर एंगल कितना है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में एंगल कितना है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री ही रहता है ना रिंग के अंदर, ओके। तो इस वजह से ये रिंग जो है ये बहुत ही वेरी स्ट्रेन्ड होती है, इट इज़ वेरी स्ट्रेन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स, वो बेंट होते हैं, वो इस तरीके से बेंट रहते हैं। इनको क्या बोलेंगे, बेंट p ऑर्बिटल्स, ओके। और यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटाइन के वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है कि ये बेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्सपेंडेड। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंट होने की वजह से एक्सपेंडेड होती है। और जो इनको हम नाम दे देते हैं C1 C2। इस बॉन्ड के, ये जो बॉन्ड है ना C1 C2 बॉन्ड इज पैरेलल with p orbital of carbocation, p orbital of कार्बोकेटाइन, ओके। तो ये जो बॉन्ड है ये पैरेलल होगा इस p ऑर्बिटल के साथ, और एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र की बजाय ना हम डीलोकलाइज लिखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डीलोकलाइज फ्रॉम C1 C2 बॉन्ड टू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को मिल गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, दस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ओके। इस वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है इन बेंट p ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। इसलिए हमने ये साइन इस तरीके से लगाया है, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज़ स्टेबल, ओके। अब अगर इन तीनों में आपको ऑर्डर मेंशन करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें तीन रिंग्स हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें ओनली 2 है, इसमें सिर्फ एक ही है, तो इस वजह से ऐसा ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन करके देखते हैं हम। अभी आपको ज़्यादा अगर रिएजेंट्स वगैरह के बारे में नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ये देख लो कि ये एक लीविंग ग्रुप है, ये ऐसे लीव करेगा, हेलोजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं है, स्ट्रेन्ड सिस्टम वैसे है, साइक्लोब्यूटाइल रिंग है, तो अगर ये किसी तरह एक स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। क्या ये ऐसा कर सकता है, हाँ कर सकता है। कैसे, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देगा इस तरफ, ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसे, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग और ऊपर प्लस चार्ज। ये मैंने कैसे बना दिया, एक बार आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये ऐसे है एंड यहाँ पर प्लस चार्ज। आप मान लो ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट कर जाए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ऐसा ही लिखा है मैंने, ठीक है। इसको, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको इरेज कर देते हैं, हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर OH नेगेटिव, यहाँ से इस रिएजेंट से आपको अभी रिएजेंट्स करेंगे ना तब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सीधा यहाँ पर देख लेते हैं कि OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा कार्बोकेटाइन के साथ, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर सेकंड वाली रिएक्शन करके देखते हैं।
ये यहाँ पे मैंने OH लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन ही आएगा, क्लोरीन है, तो ये लीव कर गया ऐसे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को आप एलाइलिक मत समझ लेना, एलाइलिक का मतलब होता है नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेक्स्ट पे नहीं है, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पे है, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इतना स्टेबल है नहीं, तो ये भी किसी तरह सोचेगा कि मैं भी किसी स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाऊँ। तो इसमें क्या होगा ना, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से ब्रेक होगा, इस तरफ, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। कैसा बनेगा कुछ ऐसे, ये रिंग बन जाएगी और यहाँ पर प्लस चार्ज रह जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बन गया स्टेबल। उस पर फिर से OH अटैक करेगा, OH माइनस, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में दोनों में रिएक्टेंट्स अलग अलग थे, फिर भी प्रोडक्ट वही बन गया। क्यों बना वही? क्योंकि बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थी वो स्टेबल इंटरमीडिएट्स बनाने थे, दोनों का इंटरमीडिएट सेम बना। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तभी हम सही प्रोडक्ट बना पाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ब्रिज हेडेड कार्बोकेटाइन। ब्रिज हेडेड जो कार्बोकेटाइन होते हैं ना वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, इनफैक्ट बनते ही नहीं हैं। जो अनस्टेबल वाले होते हैं ना वो बनते नहीं हैं। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बनते ब्रिज हेडेड कार्बोकेटाइन? एक बात बताओ आप, कार्बोकेटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp2, और ज्योमेट्री होती है प्लेनर, प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। ब्रिज हेडेड जो कार्बोकेटाइन है ना वो अपनी प्लेनर ज्योमेट्री अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर। जो ये वाला कार्बन है ना, ये तीनों बॉन्ड इसके एक प्लेन में आ ही नहीं सकते, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इस वजह से नॉट फॉर्म्ड। ओके, तो जो ये कार्बोकेटाइन है ना ये बनता ही नहीं है, ये यहाँ पे फॉर्म ही नहीं होता क्योंकि बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेनैरिटी नहीं है, ये तीनों बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं आ सकते क्योंकि ये ब्रिज हेडेड, ब्रिजिंग हो रही है ना इन दोनों के बीच में ऐसे, तो ये एक लाइन में आ ही नहीं सकते रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से। बट अगर आप ये जो रिंग्स हैं इन रिंग्स में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज देन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब स्ट्रक्चर इतना रिजिड नहीं रहता, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए है तो ये भी ब्रिज हेडेड ही, बट यहाँ पे चेन थोड़ी बड़ी है, नंबर ऑफ कार्बन हैज़ इंक्रीज्ड, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाता है, इट इज़ स्टेबल ड्यू टू फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ओके, वाई? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन in ring has increased, ओके, तो ब्रिज हेडेड कार्बोकेटाइन के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, अब आप ये कार्बोकेटाइन देखिए, इसको देख के क्या लग रहा है, स्टेबल होगा कि नहीं? अब है क्या कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ना, है तो ये ब्रिज हेडेड, तो उस हिसाब से तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन आप इसकी बात सुनो, ये बोल रहा है कि ठीक है माना मैं ब्रिज हेडेड हूँ, बट क्या आपको ये 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग नहीं दिख रही है मेरे पास? ये देखो 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग ले रखा है बंदे ने, ले रखी हैं ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ठीक है मेरी अनस्टेबिलिटी है ब्रिज हेडेड की वजह से, बट साइक्लोप्रोपाइल रिंग मुझे स्टेबल बना रही है, इस वजह से ये कार्बोकेटाइन बनता भी है और ये स्टेबल भी है। बिकॉज अनस्टेबिलिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अनस्टेबिलिटी ड्यू टू ब्रिज हेडेड is balanced by 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग। ओके, 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स ने इसके ब्रिज हेडेड वाली अनस्टेबिलिटी को बैलेंस कर दिया। ओके, इस वजह से स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब हम देखते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी डिसोसिएशन एनर्जी?
अगर ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ये R कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल या फिर एल्कीन, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, आपको बस ये देखना है कि R पे कोई कार्बोकेटाइन बनेगा। आपको ये H जो है ये हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकल जाए, यहाँ पर H प्लस H माइनस, R प्लस एंड H माइनस। तो ये जो रिएक्शन है ये कब अकर होगी, कब होगी ये रिएक्शन? इस रिएक्शन के होने का मतलब ये है कि R और H बॉन्ड ये कितनी आसानी से टूट पा रहा है, ठीक है। अगर ये स्टेबल है, इफ़ कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस ईजीली। तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी और डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना इस बॉन्ड की टूटने की एनर्जी वो आसानी से टूट जाएगा ना। तो इफ़ कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी और डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। अभी यहाँ पर इस वाले का जो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 1316 और इसकी है 1158 किलोजूल पर मोल दोनों, ओके। तो इस वाले कार्बोकेटाइन की डिसोसिएशन एनर्जी कम है। डिसोसिएशन एनर्जी कम होने का मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है, ओके। ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा ये? क्योंकि एक तो इसके अंदर प्लस H है, सॉरी प्लस I है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ना कार्बोकेटाइन के साथ, तो प्लस I। ऑल्सो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के साथ ना तो कोई प्लस I दिखाने वाला एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और ना ही कोई अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी नहीं है। इस वजह से इनकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है इस वाले कार्बोकेटाइन की कम है। कम डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं अभी नेक्स्ट हम इनकी देखें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो होती है 1230 किलोजूल पर मोल एंड यहाँ पर है 996 किलोजूल पर मोल। ऐसा क्यों है? इसके डिसोसिएशन एनर्जी इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये है एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। वह यहीं ये जो कार्बोकेटाइन है ये अनस्टेबल है। क्यों है? इसको ना हम फिनाइलिक बोलते हैं, फिनाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता। हमने पढ़ा था ना कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। बिल्कुल भी नहीं जाएगा ये कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, इसके ऊपर भी अनस्टेबल और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कार्बोकेटाइन है ये बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये बनेगा नहीं तो इसका बॉन्ड टूटेगा नहीं और इस वजह से इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये सोल्व करने की कोशिश करनी है और आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं अभी उन्हीं को अप्लाई करके ये सोल्व हो जाएगा। तो एक बार आप वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर हो जाता है तो आप आंसर मैच कर सकते हो, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सब में कौन कौन से इफेक्ट्स लग रहे हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे सबको, ओके। यहाँ पर क्या है तो बेंजाइलिक बट साथ ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। इसकी वजह से -N लग रहा है, मेसोमेरी के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। ये सिस्टम क्या है? ओके, ये कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि या तो ये एरोमेटिक या फिर ये एंटी एरोमेटिक होगा। इसका एक बार हम देखते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके अंदर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये n = अगर 1
अगर ओके, अगर हम n=1 रखते हैं, 0 अगर रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n=1 अगर रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक तो है नहीं, एरोमेटिक तो ये नहीं है। तो एंटी एरोमेटिक का जो फॉर्मूला तो वो क्या होता है, 2n पाई इलेक्ट्रॉन। n=1 अगर रखेंगे तो उस पर आता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होते ही ये हो गया लीस्ट स्टेबल। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया था ना, उसमें लीस्ट स्टेबल कौन सा आया था, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल था। तो ये तो भाई लास्ट में आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, इतना पक्का है। ये क्या है, बेंजाइलिक। अब ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, इस पर यहाँ पर ये भी बेंजाइलिक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इस कार्बन को डिस्टेबलाइज कर रहा है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज के, और एक तो पहले ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये NO2 खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 तो 3 से तो कम ही होगा स्टेबल, क्योंकि 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन को डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटायन को। तो ये हमें पता लग गया। अब ये बाद में ये दोनों देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट, OMe मीज़ोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ओके +M। यहाँ पर क्या है, सेम ही है, यहाँ पर भी मीज़ोमेरिक शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये डबल बॉन्ड भी है। तो मीज़ोमेरिक शो कर रहा है नॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओनली नॉन बॉन्डिंग से मीज़ोमेरिक शो हो रहा है, और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग से तो हो ही रहा है, साथ में पाई से भी हो रहा है। इसका मतलब 5th में ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू 4। ठीक है, तो ये हमने केसेस देख लिए। अब एक बात बताओ, हमने देखा था कि एलाइलिक या फिर ये जो मीज़ोमेरिक इफेक्ट वाले कार्बोकेटाइन होते हैं, ये बेंजाइलिक से कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैनोनिकल फॉर्म्स ज़्यादा होती हैं। इट हैज़ मोर कैनोनिकल फॉर्म, ओके। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हमारा है वो रहेगा 3 इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट, एंड फिर हम ये वाला ऑर्डर लिखेंगे 5, सॉरी ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि 3 के इसमें फर्स्ट के अंदर है, ये वाला पेन यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ये कैसे लिखा, क्योंकि जो 5th है इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग और पाई दोनों से मीज़ोमेरिक शो हो रहा था, इसके अंदर सिर्फ नॉन बॉन्डिंग से। 4th के अंदर आप देख लो, 4th के अंदर ओनली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कर रहे हैं, एंड 5th के अंदर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटाइन, ओके। एंड सेकेंड इज़ एंटी एरोमेटिक, ये वाला, ये एंटी एरोमेटिक होने की वजह से लीस्ट स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से हमने कंपेयर किया, और इन दोनों को आगे क्यों रखा एज़ कंपेयर टू दीज टू, बिकॉज जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है उसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। हम जब एरोमेटिसिटी या फिर रेजोनेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये रेजोनेंस का एक रूल होता है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड, ओके। तो हमारा जो कार्बोकेटाइन चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके नोट्स बना लें, एंड देन नोट्स को बार बार रिवाइज़ करें। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं कार्बोकेटाइन में, सारे यहाँ पर आपको पढ़ा दिए हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, इनके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता कार्बोकेटाइन्स में, सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड देखते रहिए अनटेंगल थॉट्स। थैंक यू।